हेलो फ्रेंड्स। हृदय की नलियों के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ये सेल्स नलियों का अंदर सरफेस बनाते हैं, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। ये सेल्स की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये सेल्स जो है ये सिर्फ एक कोटिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नली कब खुलेगी या डायलेट होगी, कब सिकुड़ेगी यानी बंद होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी, या नली में क्लॉटिंग की टेंडेंसी कैसी होगी, कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स के फंक्शन को, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की टेंडेंसी को, काफ़ी चीज़ों को ये एंडोथेलियम की लाइनिंग जो है वो कंट्रोल करती है। और ये सेल्स जो है हमेशा एक्टिव रह के अलग अलग तरह के हार्मोन्स और अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स है, प्रिपरेशन है, वो बनाते रहते हैं। जब हम नली के अंदर कोई स्टेंट डालते हैं तो वो इस लेयर्स को डैमेज करता है, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। लेकिन इससे पेशेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रीब्लॉकेज के चांसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर नली का एंडोथेलियम स्टेंट की वजह से परमानेंट डैमेज होता है तो उसमें पेशेंट को क्या तकलीफें आ सकती है, उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। हृदय की नली में जो एंडोथेलियम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेंट बेसिकली एक मेटल की जाली है, जब हम उसमें लगाते हैं और उसको बलून से डायलेट करते हैं, काफ़ी हाई प्रेशर पर करते हैं, तो इसलिए सेल्स की जो एंडोथेलियम की लाइनिंग है वो कई बार इंजर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर एक हीलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो कई बार अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्टेंट में रीब्लॉकेज भी आ जाता है। इसको नियो इंटरनल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्टेंट में रीब्लॉकेज भी आ जाता है। ये ना हो इसके लिए स्टेंट के अंदर एक एंटी कैंसर केमिकल की कोटिंग होती है, जैसे सिरोलिमस, सोटारोलिमस, एवरोलिमस, ये सारी जो है ये बेसिकली एक एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं, जो कि सेल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस ना हो और नए सेल्स बहुत ज़्यादा ना बने, जो स्टेंट में रीब्लॉकेज ना करे, उसको रोकता है। और एक तरह से वहाँ जो अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाए उसको भी रोकता है। तो ये मेडिकेटेड स्टेंट्स जो है इस प्रोसेस को कम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह ज़ीरो नहीं करते। साधारण स्टेंट अगर हम लगाते हैं, नॉन मेडिकेटेड वाला मेटालिक स्टेंट, तो रीब्लॉकेज का चांस लगभग 25 से 30% तक जाता है। मेडिकेटेड स्टेंट में क्योंकि एंटी कैंसर केमिकल होता है, वो रूज बनने नहीं देता है, तो रीब्लॉकेज का चांस 25% से घट के 5% हो जाता है, लेकिन ज़ीरो फिर भी नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल भी रीब्लॉकेज के चांसेस को पूरी तरह कम नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एंडोथेलियम है ये डैमेज होने के बाद नलियों का जो नॉर्मल डायलेशन का जो चक्कर है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। नलियों में बार बार क्लॉटिंग होने का चांस भी थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से स्टेंट लगाने के बाद लॉन्ग टर्म पेशेंट को खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, नलियों को डायलेट करने की दवा, ये देते रहना पड़ता है, क्योंकि स्टेंट लगाने के बाद अगर एंडोथेलियम की लाइनिंग उतना अच्छा काम नहीं करेगी जो, तो नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम एक तरह से खराब हो जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ी स्टडीज़ में प्रूव नहीं हुआ है कि वहाँ पे जहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज हो गया है वहाँ रीब्लॉकेज का चांस बहुत ज़्यादा होगा, और वहाँ पे पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट सब कंडीशन बिगड़ ही जाएगी। वैसा यूजुअली नहीं है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली आप मान के चल सकते हैं कि जो इनर लाइनिंग डैमेज होती है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। ये चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, स्टेंट में रीब्लॉकेज या क्लॉटिंग ना आए और नलियों में बार बार प्लेटलेट की वजह से प्लग ना बने, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वगैरह ना हो, इसके लिए हमको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, इन्फ्लेमेशन कम करने की दवा, खून पतला करने की दवा, ये सब कंटिन्यूस देते रहना पड़ता है ताकि रीब्लॉकेज का चांस कम हो। और यही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हम दवा वाले स्टेंट को सादे स्टेंट के ऊपर भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो रीब्लॉकेज के चांसेस को काफ़ी हद तक कम करता है। नलियों के अंदर अगर ये सूजन या इन्फ्लेमेशन जो हीलिंग की वजह से होती है वो अगर लंबे समय तक मेंटेन रहेगी और उसको कम करने के लिए हम स्टैटिन्स या खून पतला करने की दवा नहीं देंगे, तो स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस, कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस, नलियों के डैमेज होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए हमको ये चीज़ को कवर अप करने के लिए मेडिसिन देना पड़ता है। अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है जो क्लियरली शो करती है कि कोई स्पेसिफिक थेरेपी से इसमें फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या स्टेंट लगाने के बाद लॉन्ग टर्म क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो पहले 4-6 महीने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसके बाद एक एंडोथेलियम की लेयर स्टेंट के ऊपर वापस से जम जाती है और वो काफ़ी हद तक नेचुरल लेयर जैसा काम करने लग जाती है। हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पाती है जितना नॉर्मल अपना नेचुरल एंडोथेलियम कर पाता है, लेकिन हाँ ये है कि नेचुरल प्रोसेस हीलिंग का जो है उसकी वजह से स्टेंट के ऊपर भी एक जो मेटल की लेयर है उसके ऊपर भी एक एंडोथेलियम के सेल्स की लेयर जम जाती है 6 महीने के बाद, और उसके बाद लगभग ठीक ठाक तरह से काम चलने लगता है।
बाकी जो बचा कुछ अब प्रॉब्लम्स है उसको कवर अप करने के लिए हम मेडिसिन से या एक्सरसाइज से, परहेज से, लाइफस्टाइल चेंजेस करके पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह करवा के चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। नेचुरल एंडोथेलियम जो या जो एंडोथेलियम पूरी तरह से अच्छा काम करता हो वैसा पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कोई दवा भी नहीं आती है, लेकिन ये ऐसा एक कॉन्सिक्वेंस है जो स्टेंट की वजह से होता है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इसमें कई लोग का क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अगर ऐसा एंडोथेलियम का डैमेज हो रहा है और जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है एंडोथेलियम, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो फिर स्टेंट लगाना ही क्यों? तो उसमें सिंपल आंसर ये है कि हर चीज़ में हमको रिस्क और बेनिफिट दोनों को देखना पड़ता है। जो नली में अगर ऑलरेडी 80-90% ब्लॉक है उसको अगर हम सिर्फ दवा पर छोड़ देते हैं और ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक आने का चांस 50-60% जैसा है, जिसमें कि मृत्यु होने का चांस 20-30% जैसा होगा। जबकि अगर हम एंडोथेलियम अगर पूरा डैमेज भी हो जाता है, स्टेंट हम लगा भी देते हैं, तो रीब्लॉकेज का चांस स्टेंट में 4 से 5% होता है, जिसमें ज़्यादातर केस को हम वापस ट्रीट भी कर सकते हैं। और स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस 1-2% होता है, जिसमें सडन हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें भी हम ज़्यादातर केसेस को ट्रीट कर सकते हैं और 20-30% मृत्यु दर हो सकता है। एक तरफ जहाँ प्रॉब्लम आने का चांस 50-70% है, जहाँ हम सिर्फ दवा पर रखते हैं, और दूसरी तरफ स्टेंट करने के बाद अगर प्रॉब्लम आने का चांस 4-5% है, तो डेफिनेटली अगर हम रिस्क बेनिफिट को एक तराजू में तोलेंगे तो पलड़ा स्टेंटिंग की तरफ ही ज़्यादा भारी रहेगा। इसलिए हमको थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होता भी है तो उसको एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और बाद में बाकी चीज़ों को हम इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मेडिसिन देते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज़ करते हैं, वजन कंट्रोल करते हैं, हेल्दी फूड और हेल्दी ईटिंग ये सब पर फोकस करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने पर फोकस करते हैं, और ये सारी चीज़ें करके हम ओवरऑल पेशेंट का हेल्थ इंप्रूव करते हैं, जिससे कि नलियों का हेल्थ भी थोड़ा इंप्रूव हो, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो। लेकिन हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमको पता है कि इससे एंडोथेलियम लेयर्स डैमेज होता है और उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो फ़ायदा है वो कई गुना ज़्यादा है, जो नुकसान है वो काफ़ी कम है, होने का चांस कम है। और जो नुकसान है होता है उसके लिए भी कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये नुकसान इसी वजह से हो रहा है और ये पूरी तरह से रिकवरेबल नहीं है, या ऐसा भी कोई मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है जो एंडोथेलियम को पूरी तरह से ठीक भी कर सके। तो इसलिए आज के डेट में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करते हैं। फ्यूचर में अगर कुछ इसके लिए और बेटर थेरेपी निकल के आती है या इसके लिए और ज़्यादा कुछ डेटा निकल के आता है जो इस बात में और ज़्यादा वज़न डाल सके या हमें डिसीजन लेने में और ज़्यादा मदद कर सके, तो स्ट्रैटेजी शायद चेंज भी हो सकती है, मेडिसिन देने का स्ट्रैटेजी भी चेंज हो सकता है। पर अभी एज ऑफ नाउ आप ये मान के चल सकते हैं कि डेफिनेटली एंडोथेलियम डैमेज होने का चांस तो रहता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना कि बीमारी के साथ अगर हम पेशेंट को अपने हाल पर छोड़ दें तो वो परेशान करेगा। इसलिए स्टेंटिंग करना भले थोड़ा नुकसानदायक भी है, पर उसे फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बात जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।